A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in the last classes, we have discussed about the meaning of the commercial banking in the chapter 6, as well as we have also continued the functions of the commercial bank, in which we have already discussed the primary function and secondary function, and one of the that function we have to complete in today's class. So firstly we will discuss about that is what is the miscellaneous functions. So first of all we will complete that topic, and after that we will discuss about the credit creation function which is done by the commercial bank. Okay, so let's get started. Okay, so after the secondary function whatever we have discussed, हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे? हम लोग ने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को देख लिया. नेक्स्ट हम लोग ने देख लिया दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड दी एजेंसी फंक्शंस. लास्ट वन इज दैट इज मिसलेनियस फंक्शन. ठीक है, इन सब के अलावा जो बैंक है वो और भी फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है, जिसमें सबसे पहला हो गया परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का परचेज और सेल करना. फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन से रिलेटेड जो भी मनी है, करेंसी है, मतलब जैसे यूएस डॉलर को परचेज कर लेना, येन को परचेज करना, रेनबिम्बी को परचेज करना, परचेज और सेल करना, ये जो कंसेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज वी विल डिस्कस इन दी आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपर पढ़ेंगे. फॉरेन एक्सचेंज को जो भी करेंसी को परचेज क्यों करती, फॉरेन करेंसीज को परचेज क्यों करती है, फॉर दी प्रमोटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट वन इज इश्यूज ऑफ द ट्रेवलर्स चेक. इश्यू ऑफ द ट्रेवलर्स चेक का मतलब कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका चेक इशू करती है. जैसे ऐसे क्या है कि कोई भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर रहा है, जा रहा है, तो उसको बहुत सारे लार्ज अमाउंट में फंड्स लेके जाना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत इजी नहीं होगा क्योंकि उसका डर भी रहेगा. तो उस केस में जो भी कमर्शियल बैंक क्या करती है, चेक इशू कर देती है, ट्रेवलर्स चेक जिसको बोलते हैं. फिर वो वहां पे क्या है कि जहां पे भी वो जाएगा वहां से वो बैंक में जाके उस मनी को ले लेगा. तो ये क्या है, इश्यू ऑफ द ट्रेवलर चेक्स विच इज ऑल्सो डन बाय द एनी कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट है सेफ कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल गुड्स इन द लॉकर्स. ठीक है, सेफ कस्टडी करती है. जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया था, सेफ कस्टडी किसकी, कि लॉकर्स में प्रोवाइड करती है. जैसे आपके घर में भी, किसी के घर में भी क्या है, बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाता है, डायमंड हो जाता है, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी प्रीशियस मेटल हो जाता है, तो वो लोग घर पे रखने के लिए डरते हैं. तो वो क्या करते हैं, जाके वो बैंक में रख देते हैं. तो बैंक क्या करती है, एक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, लॉकर फैसिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट है अंडर राइटिंग एक्टिविटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज. मतलब कि अंडर राइटिंग मतलब कि बैंक क्या करती है, डिफरेंट शेयर्स को भी इशू करती है. बैंक अपने लिए भी क्या करती है, डिफरेंट शेयर्स को, डिफरेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है, देन सोल्ड आउट करती है, उसको परचेज एंड सोल्ड आउट भी करना. तो ये सारी अंडर राइटिंग एक्टिविटीज होती है. नेक्स्ट वन इज कंसल्टेंसी टू कस्टमर. कस्टमर को भी कंसल्ट करती है किस पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे, बाय कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है. इसमें कमर्शियल बैंक क्या करती है, जैसे उसके कोई भी कस्टमर्स हैं, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस से रिलेटेड बिजनेस करें, कि क्या वो ऐसा करें कि जो उनको बहुत ज़्यादा इसका अर्निंग भी हो, प्रॉफिट भी हो. तो इस केस में कमर्शियल बैंक भी क्या करती है, उनको कंसल्ट करती है कि आप इस एरिया में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. ये क्या है, कैसे, किस बेसिस पे करिए, वो उसके पास डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है, उनका ट्रेड का, कॉमर्स का, उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि हम कैसे, किस एरिया में करेंगे तो हमको आप एज अ कस्टमर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो ये सारी फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, दिस इज ऑल्सो डन बाय द कमर्शियल बैंक. ठीक है. तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा इसमें, हम लोग ने डिफरेंट फंक्शंस में देख लिया, प्राइमरी फंक्शन और दी सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन. सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आपका था ओवरड्राफ्ट, सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, फोर्थ वन इज दैट इज एजेंसी फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस फंक्शंस.
So the next topic is that is credit creation by the commercial bank. Credit creation by कमर्शियल बैंक. देखिए टू कंसेप्ट होता है दो कंसेप्ट होता है. क्या कंसेप्ट होता है? एक क्रेडिट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, उसको क्या करना, क्रेडिट को क्रिएट करना. नेक्स्ट होता है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना. तो क्रेडिट को जो क्रिएट करना होता है वो कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है. और क्रेडिट को कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, क्रेडिट को कंट्रोल करता है मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा रहे, किस केस में हमको इन्फ्लेशन हो रहा है तो इकोनॉमी से मनी को स्टॉप करना है, और डिफ्लेशन है तो मनी को और ज़्यादा क्या करना है, इसमें इंजेक्ट करना है. उस केस में वो सारा रोल कौन प्ले करता है? दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक. और इंडिया में कौन है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. ठीक है. तो क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपली एक एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे. हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देख लिया है कि जो करेंसी क्या होता है, करेंसी में क्या होता है कि मनी सप्लाई के दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? करेंसी में क्या आता है? नोट्स भी आता है और कॉइन्स भी आता है और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है. अब इसमें है कि और ये जो मनी सप्लाई है इकॉनमी में, मनी सप्लाई इकॉनमी में कौन करता है? मनी कितनी सप्लाई होगी इकॉनमी में, इट इज़ डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ आरबीआई. इन शॉर्ट उसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई. तो ये कौन करता है? आरबीआई करती है. बट जो भी मनी क्रिएट हो रहा है, मनी कैसे क्रिएट हो रहा है इकॉनमी में, वो पूरा फंक्शनिंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है. ठीक है. तो अब कैसे कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, कैसे कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, उसको हम लोग समझते हैं. ठीक है. सो मनी क्रिएटेड बाय दी कमर्शियल बैंक. तो उसमें सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि पूरा जो इकोनॉमिक्स होता है वो किस पे बेस्ड होता है? अजम्पशंस पे. हम कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके ही सारी थियरी को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो अजम्पशन है. सबसे पहला है दैट इज ऑल ट्रांजेक्शंस are banked. All transactions are banked and all banked are one unit. इसको लिख लीजिए ऊपर assumption. तो पहला assumption क्या हो गया? All transactions are banked and all banks are one unit. All banks are वन यूनिट. अब इसका मतलब समझिए कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड होने का मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बैंक में ही हो रहा है. ठीक है. जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन होने का मतलब पैसे को विथड्रॉ करना, पैसे को लीक करना, इंजेक्ट करना, मतलब विथड्रॉ करना इकॉनमी से, बैंक में क्या करना, एंटर करना, ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के ही थ्रू हो रहा है. और कोई भी किसी भी थ्रू नहीं हो रहा है कि हम लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे सेविंग नहीं. जो कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो हम सेविंग भी कर रहे हैं, वो सब कहाँ पे हो रहा है? बैंक में ही हो रहा है. सो ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक में ही हो रहे हैं. एंड ऑल बैंक आर वन यूनिट. सारे जो बैंक है वो वन यूनिट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है कि हम एसबीआई में जाए, हम पीएनबी में जाए, हम यूनियन बैंक में जाए, हम इंडियन बैंक में जाए, हम इलाहाबाद, किसी भी बैंक में हम जाएंगे तो सारे क्या है? एक यूनिट है. क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हर एक का क्या होता है? अपना इंटरेस्ट कैसे देना है, अपना रिजर्व, वो सब कुछ का सबका डिफरेंस होता है. इसलिए यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया गया कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड. सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे? बैंक में ही होंगे. और ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. और सारे जो बैंक हैं वो क्या है? वो वन यूनिट हैं, सेम है. ऐसा नहीं कि हम पीएनबी में जाएंगे तो वो अलग होगा, एसबीआई में जाएंगे तो वो अलग होगा. ठीक है. सो टू मेन अजम्पशन, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड एंड ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. ठीक है. सो ये इसका मेन हो गया. नेक्स्ट आता है दैट इज, इसमें है कि अ सर्टेन, हाँ एक कल हम लोग ने लाइन पढ़ी थी कि इसमें क्या था कि कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक अपना जितना भी रिजर्व है, उसको जो भी डिपॉजिट मिल रहा है वो उस डिपॉजिट को पूरा ही क्या करती है?
लोन पे नहीं देती है। हम लोग ने पढ़ा था उसका 2 मेन फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। इसमें क्या है कि कभी भी कॉमर्शियल बैंक के पास अगर टोटल डिपॉजिट 50,000 हो रहा है, टोटल डिपॉजिट, तो कभी भी कमर्शियल बैंक उस 50,000 को क्या करेगी, लोन पे नहीं देगी। उस केस में वो क्या करती है, वो कुछ परसेंट एज अ रिजर्व अपने पास रखती है, बाकी जो पैसा बचा वो क्या कर देती है, एज अ लोन देती है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि अ सर्टेन पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय बैंक्स एज डिपॉजिट इज केप्ट इन द रिजर्व एंड रेस्ट ऑफ द कैश गिवन एज अ लोन। कि कुछ सर्टेन पार्ट है जो कैश का, उसको बैंक क्या करती है, अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट वो क्या करती है अपने पास एज अ रिजर्व रखती है, और जो भी बाकी पैसा बचा वो क्या कर देती है, एज अ लोन दे देती है। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक की क्या कैपेसिटी है, वो मनी को कितना क्रिएट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दी 2 फैक्टर्स। ये क्या होता है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक, देखिए हर एक कमर्शियल बैंक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना क्रेडिट को क्रिएट करेगा। ठीक है, अब वो क्रेडिट को कितना क्रिएट करेगा वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इसमें फैक्टर होता है दैट इज इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, 2 फैक्टर्स आर देयर, 2 फैक्टर्स आर देयर। First one is that is initial deposit, initial deposit जिसको और क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, सो इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, द डिपॉजिट ऑफ हाउस होल्ड और फर्म्स हेल्ड बाय द एनी सिंपली हेल्ड बाय द बैंक। ठीक है, कौन कौन इसमें डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट इज डन बाय द, डिपॉजिट इज डन बाय द हाउस होल्ड। क्योंकि हम लोग आप देखते होंगे कि बैंक में डिपॉजिट कौन करता है, बैंक में डिपॉजिट तो वही करते हैं ना जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जैसे हम, और जो भी फर्म्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स हेल्ड बाय बैंक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट मतलब कितना टोटल उसका डिपॉजिट हुआ है। कमर्शियल बैंक का जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50,000 हो रहा है या 10,000 हो रहा है, तो कितना पूरा डिपॉजिट किसी भी कमर्शियल बैंक का होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट। और वो डिपॉजिट कौन करता है, वो करता है हाउस होल्ड और फर्म। सेकेंड इसका सेकेंड फैक्टर है दैट इज LRR। LRR को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज LRR। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इट इज कंपल्सरी, ये हर एक कमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है दैट कि वो अपना मिनिमम जो परसेंटेज है, जो डिपॉजिट है उनका टोटल डिपॉजिट, उसका एक परसेंटेज वो एज अ रिजर्व या तो अपने पास रखेंगे या तो सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। ये एकदम मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी कमर्शियल बैंक इसको डिनाई कर सकता है कि नहीं मैं सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का एक कंपल्सरी है कि हर एक बैंक क्या करता है, अपना जो भी टोटल डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 50,000 मैंने एग्जांपल दिया था, 50,000 का कुछ परसेंट वो अपने पास एज अ रिजर्व रखता है और कुछ वो सेंट्रल बैंक के पास रखता है। तो इसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। क्यों रखता है ये आपको पता ही है, क्योंकि जब भी उसको अगर पता चला वो उसको टोटल डिपॉजिट 50,000 हो रहा है, वो पूरा ही लोन पे दे देगा, तो कल कोई आ गया, कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म आ गया कि अरे मेरे को पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से देगा। तो उसलिए क्या आता है, कुछ मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट सारी कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। अब ये जो रेट होता है कि 10% पे रखेंगे, 7% पे रखेंगे, 5% पे रखेंगे, ये रेट कौन डिटरमाइन करता है, दिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है कि कोई भी बैंक कितना मनी को रखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट इज, इसको सिंपली लिख लीजिए, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल कमर्शियल बैंक टू कीप सम रिजर्व विथ इटसेल्फ, कि कुछ अपने परसेंटेज, कुछ मनी क्या है वो अपने पास एज अ रिजर्व क्या करेंगे,
रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, कि जो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो रही है, टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के, करेंसी में नोट्स और कॉइन्स आता है, फिर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। अब इसका क्या है, ये जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन प्ले करता है, कमर्शियल बैंक करता है, कि कैसे, अब ये इसका काम है कि वो 50,000 को कैसे कितना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन डन बाय दी कमर्शियल बैंक। उसमें 2 अजम्पशन लेते हैं। 2 अजम्पशन में क्या क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, सारे ट्रांजेक्शंस क्या होंगे, वो बैंक्ड होंगे, एंड ऑल बैंक आर 1 यूनिट, और सारे बैंक क्या है, एक ही यूनिट है। हम नहीं कह सकते कि PNB इज डिफरेंट और SBI इज डिफरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्रेडिट जो क्रिएशन हो रहा है कमर्शियल बैंक कर रहा है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट मतलब टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, कि वो किसके थ्रू, या तो हाउस होल्ड सेक्टर्स में डिपॉजिट करता है या तो फर्म करती है। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हो गया दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें क्या सिंपली मतलब होता है कि ये हर एक कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, इट इज लीगली कंपल्सरी टू केप्ट एज रिजर्व विथ इटसेल्फ, वो अपना रिजर्व विथ इटसेल्फ अपने पास एज अ रिजर्व रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिट क्रिएट कैसे होगा, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी, एक हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से कोई भी चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है ना। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें यही है, देखिए हम लोग ने 2 फैक्टर्स को देखा था। पहला फैक्टर क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट, और सेकंड फैक्टर था LRR। यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल टू 1000। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट क्या है, 1000 है। ये 1000 इतनी छोटी वैल्यूज ले ली जा रही है जैसे आपको कॉम्प्लिकेशन हो, इजिली समझ सको। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया 1000 की टोटल, जो प्राइमरी में जो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का वो क्या है, 1000 है। और LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, वो कितना है, 20%। ठीक है, 20%। तो हम लोग ने 2 देख लिया, 2 वैल्यूज को अज्यूम कर लिया। आपका मन है तो आप इसको 2000 भी कर लो, 5000 भी कर लो, 20% को 50% भी कर लो, 60% भी कर लो, ये इट इज अप टू यू। ये थोड़ा सा सिंपल इसलिए दिया गया जैसे आप लोग इजिली इसको समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे कितना हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट हो गया यहाँ पे 1000 और LRR इज 20%। ठीक है, अब एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में ही पूरी जान इसकी बसी है। टेबल समझ गए तो मतलब सब समझ गए। फेज हो गया, ठीक है, फिर डिपॉजिट, डिपॉजिट, नेक्स्ट वन इज दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, एंड लोन। ठीक है, चलिए, ठीक है, फेज, डिपॉजिट, LRR और लोन। अब इसमें देखिए सबसे पहला क्या होगा, इसमें होगा फेज 1, टोटल डिपॉजिट हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिया एग्जाम्पल में, 1000। ठीक है, LRR यहाँ पे लिया है 20%। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, मनी कितना क्रिएट हो रहा है। मनी क्रिएशन इज इक्वल टू डिपॉजिट, तो प्राइमरी डिपॉजिट या 1/LRR। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट कितना था, मनी क्रिएशन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट आपका है 1000 और LRR कितना है अपॉन 20। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज, अब जो बचा वो एज अ रिजर्व कितना हो गया, रिजर्व यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो यहाँ पे 200 करेगी, 1000 का 20% निकालेंगे तो 200, बाकी जितना पैसा बचा कितना बचा, 800।
800 कोई भी कमर्शियल बैंक क्या कर देगी, लोन पे दे देगी। 1000 का 20% निकालेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी हाँ 1000 इंटू 20, ठीक है, तो ये कितना हो गया 200, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल डिपॉजिट इंटू LRR। तो 1000 आपका क्या है, इनिशियल डिपॉजिट है, और LRR कितना आप लोग अज्यूम किया हम लोग ने 20%, ठीक है। तो 1000 आपका इनिशियल डिपॉजिट और 20% आपका लीगल रिजर्व रेशियो। अब हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि अगर 50,000 है तो उस 50,000 का अगर 20% से ले रहे हैं या 10% से ले रहे हैं तो उतना कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने पास एज अ रिजर्व रखती है, बाकी जो पैसा बचता है वो उसको एज अ लोन दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 डिपॉजिट था, LRR यहाँ पे 20% था, तो 20% 1000 का निकालेंगे 200 और बाकी जो पैसा बचा वो 800 वो लोन पे दे देगी। अब सेकेंड फेज देखिए, उसमें जो हम लोग ने अज्यूम किया था ना कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, यही। अब ये सोचिए यहाँ पे अज्यूम ये कर लिए कि अब ये जो कोई 800 लोन ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो फिर उसी बैंक में ही डिपॉजिट कर दे रहा है। यहाँ पे अजम्पशन यही ले रखेंगे। अगर यही चीज वो बाहर करेगा, जैसा हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अगर वो बाहर करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये मनी और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक, सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, बैंक में ही होंगे, ठीक है। और ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड और ऑल बैंक आर 1 यूनिट। सारे बैंक, अगर ये हम लोग PNB में डिपॉजिट कर रहे हैं एज अ लोन दे रहे हैं या SBI में दे रहे हैं, वो सारे सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये 800 टोटल डिपॉजिट हो गया किसी भी कमर्शियल बैंक का। अब 800 का फिर हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 160, बाकी जो बचा दैट इज 640 वो लोन पे दे देगा। फिर यही थर्ड फेज 640 आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट, 640 का 20% कितना आएगा आपका 128 और 512। फिर यही फोर्थ फेज 512, इसका फिर ऐसे ऐसे करते चलेंगे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट ये 5000 नहीं हो जाता। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि 5000 कैसे होगा, हम कैसे अज्यूम कर लें कि ये 5000 ही होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, LRR 1000 और ये 4000, 5000 का, ठीक है। सो 1000 और 4000 ये आपका। अब बात आती है कि इनिशियल डिपॉजिट जो हम लोग 1000 से स्टार्ट कर रहे थे वो अब कितने पे आ गया है, 5000 पे आ गया है। यही प्रोसेस हमें समझना है, यही कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है मनी को। वो स्टार्ट की 1000 से, ये 5000 यहाँ पे ऐसे आए क्योंकि इसको हम लोग सम करते गए तब यहाँ पे 5000 आए। अब ये 5000 किस पे डिपेंड करता है, दिस 5000 इज टोटली डिपेंड अपॉन दी मनी मल्टीप्लायर। मनी एक नया टर्म है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। ये जो है कि मनी मल्टीप्लायर मतलब कि कौन कितना मनी, मल्टीप्लायर से समझ रहे होंगे कि कितना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मनी कितना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1/LRR, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का सिंपली मतलब यही हो गया कि अगर मनी मल्टीप्लायर की मनी कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया था 1/LRR कितना दे रखा है 20%, 20% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स। अब मनी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 20% हम लोग LRR ले रहे हैं तो मनी क्या हो रहा है 5 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसीलिए अगर ये 1000 है इंटू 5 तो ये कितना आ गया 5000। यही होता है मनी क्रिएशन विच इज डन बाय दी कमर्शियल बैंक। अब इसी का 1000 क्या हो गया आपका LRR एज अ रिजर्व रखा, जो बैंक है वो 4000 एज अ लोन दे दी, ठीक है। अब ये होता है कि फ्रॉम वेयर ये है कि 5000 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, एंड मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। यहाँ पे LRR हम लोगों ने कितना लिया है 20% अज्यूम किया था, तो 1/20% हो गया आपका 5 टाइम्स। तो डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, उसको हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। अब इसमें यह है कि जितना ज्यादा LRR होगा, जितना ज्यादा LRR होगा मनी क्रिएशन उतना कम होगा। कैसे,
अभी यहाँ पे हम लोग ने अज्यूम कर लिया था 1/LRR 20%। अगर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि LRR यहाँ पे 50% है, तो 50% को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/LRR, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। देखिए जैसे ही हम लोग ने LRR को बढ़ाया मनी क्रिएशन कम हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो यही कहते हैं कि अगर जितना ज़्यादा हायर द LRR द लोअर विल बी द मनी क्रिएशन, लोअर द LRR हायर विल बी द मनी क्रिएशन। अब यही क्या हो गया, अगर हम लोग 50% ले रहे हैं, अब यही LRR आपका 10% हो जा रहा है, तो 10% का मतलब 10 टाइम्स, अब यही 1000 10,000 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फिर एक बार इसको पूरा बता देते हैं। इसमें क्या है कि मनी क्रिएशन, देखिए 2 कंसेप्ट होता है, मनी क्रिएशन और मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी को क्रिएट कौन करता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। मनी को कंट्रोल कौन करता है, वो करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब मनी सप्लाई में 2 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। करेंसी में नोट्स और कॉइन सब आते हैं। वही आपका मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई। अब इसको मनी क्रिएट कौन करता है, अब इसका काम है मनी को क्रिएट करना, और उसका क्या काम है, मनी को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मनी क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक, और उसके कैसे करता है, उसके लिए हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं। 2 अजम्पशन क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो किस में होंगे, बैंक में ही होंगे। इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस जो भी करेंगे वो बैंक में ही करेंगे। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड और ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट। सारे बैंक्स क्या हैं, वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद मनी क्रिएट इज डन बाय, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, और प्राइमरी डिपॉजिट को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। और क्या होता है, LRR। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट मतलब टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, की कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट कितना हो रहा है, तो उसमें टोटल डिपॉजिट, और वो कौन डिपॉजिट करता है, हाउस होल्ड करती है, फर्म सेक्टर करते हैं। और LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी आपको कहीं मिलेगा, लीगल रिजर्व रेशियो भी मिलेगा। सो इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक टू केप्ट सम मनी एज अ रिजर्व विथ इटसेल्फ। अपने साथ वो क्या करेगा, कुछ मनी को एज अ रिजर्व क्या करेगा, उसको रिजर्व की तरह अपने पास रखेगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 एग्जाम्पल लेते हैं, और उसमें हम लोगों ने प्राइमरी डिपॉजिट को अज्यूम कर लिया कि प्राइमरी डिपॉजिट हम 1000। आपके ऊपर है, ये आप लोग का एक होमवर्क भी हो सकता है कि प्राइमरी डिपॉजिट को आप यहाँ पे 2000 लीजिए। ठीक है, और LRR को यहाँ पे 50% लीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट हम लोग ने अज्यूम कर लिया, दैट इज 1000, और LRR इज 20%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस चलेगा, फेज डिपॉजिट, LRR और लोन। मैंने बताया था कि कभी भी कमर्शियल बैंक पूरे मनी को एज अ लोन नहीं देती है, वो एज अ कुछ रिजर्व अपने पास भी रखती है, और बाकी जो बचा वो उसको एज अ लोन दे देती है। तो फेज 1 में क्या हो रहा है कि टोटल डिपॉजिट यहाँ पे अज्यूम किया था हम लोगों ने 1000, और LRR यहाँ पे कितना है 20%। सो 1000 का 20% हो गया आपका 200। तो 200 कोई भी कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व अपने पास रखेगी, बाकी जो पैसा बचा वो एज अ लोन दे देगी। फिर यहीं पे हम लोग ने एक अजम्पशन ले रखा था कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, सारे ही ट्रांजेक्शन क्या होंगे, वो बैंक में ही होंगे। तो इसीलिए 800 फिर टोटल डिपॉजिट में, इनिशियल डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गया। अब इस 800 का हम लोग 20% निकालेंगे तो 160, बाकी जो पैसा बचा वो एज अ लोन दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं 640 का फिर 20% एज अ रिजर्व रखेगी, बाकी जो पैसा बचा वो एज अ लोन दे देगी। फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये मनी क्रिएशन 5000 नहीं हो जाता। अब बात आती है कि भाई 5000 कहाँ से आया, ये इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स मनी इंक्रीज हो रहा है। सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। सो 1/20%, LRR आपका 20% था तो 5 टाइम्स हो गया, तो 1000 इंटू 5 5000। ठीक है, और बाकी जो बचा इसका 1000 एज अ LRR, और हाँ ठीक है, तो 5000 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो गया 1000, बाकी जो बचा एज अ
लोन दे दिया जाएगा। अब ये होता है कि मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन और LRR में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर LRR हम लोग बढ़ा देंगे, LRR अगर हम लोग ने 50% किया तो मनी मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया, और वही अगर LRR हम लोग कम कर देंगे, 20% से 10% कर दिया तो मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो गया। तो जब LRR बढ़ा रहे हैं 50% तो मनी जो क्रिएट हो रहा है वो बस 2000 हो रहा है, और जब LRR हम लोग 10% कर दिए तो जो मनी क्रिएट हो रहा है वो 10,000 हो रहा है। सो इट शोज दी थ्रू विच मनी कैन क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। अब ये जो मनी क्रिएट हुआ ना 5,000, अब इसी को कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका सेंट्रल बैंक ही होगा।